वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 7 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल डीलिमिटेशन के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी एक रिपोर्ट मिल गई है। ये रिपोर्ट एक कमीशन की है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनके डीलिमिटेशन की। असेंबली इलेक्शंस के लिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उनके लिए होती हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो जम्मू एंड कश्मीर जब इसे 2 यूटीज में कन्वर्ट किया गया 2019 में, तब ये तय किया गया कि यहाँ पर जम्मू में कितनी सीट्स होंगी, कश्मीर में कितनी सीट्स होंगी, उनको हम वापस से डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया जिसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी। डीलिमिटेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि लोकसभा या स्टेट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनकी बाउंड्रीज को सेट करना कि कितनी पॉपुलेशन होगी जो एक सीट के लिए वोट करेगी। बेसिक ऑब्जेक्टिव डीलिमिटेशन का ये होता है कि जो इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। मतलब कहीं पे 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव है तो कहीं पर 50 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये तो गलत है ना। मतलब लमसम ऐसा हो कि 10 लाख 11 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव हो, इस तरीके से आप बाउंड्रीज को डिसाइड कर दो। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डीलिमिटेशन। अब डीलिमिटेशन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 82 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर सेंसस के बाद हम डीलिमिटेशन करके ये डिसाइड करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेगी या कितनी पॉपुलेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक बार ये एक्ट फोर्स में आ गया तो यूनियन गवर्नमेंट एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाती है। डीलिमिटेशन कमीशन इसके पहले कई दफा बनाए गए हैं, जैसे कि 1952 में, 63 में, 73 में। हालांकि इसके बीच में 76 में 42nd अमेंडमेंट आया, इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2001 तक अब कहीं भी किसी भी सीट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 2001 में सेंसस हुआ तो ये बात उभर के आई कि एक बार हमें फिर से डीलिमिटेशन करना चाहिए, पॉपुलेशन घट बढ़ गई होगी तो हमें एक बार फिर से बैलेंस आउट करना चाहिए। तो 2002 में एक बार फिर से बाउंड्रीज के रीएडजस्टमेंट की बात चली, लेकिन वहां पर भी ये स्पेसिफाई कर दिया गया कि लोकसभा और असेंबली की सीट्स में अब कोई प्रावधान या कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे 2026 तक। 2002 में इन बदलावों को करने के लिए या ये स्पेसिफाई करने के लिए 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसमें कह दिया गया कि 2026 तक जो सीट्स होंगी वो फ्रीज रहेंगी, जहां जितनी है वहां उतनी ही रहेंगी। डिलिमिटेशन का इतिहास तो आपने समझ लिया। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जानिए। इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और ये काम करते हैं इलेक्शन कमीशन की कोलैबोरेशन के साथ। सीधी और साफ बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं अपने काम को करने को लेकर, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसी सही तरीके से डिटरमाइन हो। इस कमीशन में होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस भी स्टेट का डीलिमिटेशन किया जा रहा है वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसका हिस्सा होते हैं। कमीशन के पास काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर्स एंड बाउंड्रीज को डिटरमाइन करना पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसके अलावा ये भी डिसाइड करना कि कहां पर कितनी सीट्स रिजर्व की जाएंगी, किस कम्युनिटी के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट करता है कि एक बार कमीशन ने अपना ऑर्डर दे दिया तो वो फाइनल होगा, उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता और वो लंबे समय तक उसी के बेसिस पे जो इलेक्शन है वो होगा जब तक कि अगला डिलिमिटेशन ना हो जाए। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल संस्था इस लिहाज से बन जाती है। तो अभी जो रिकमेंडेशन आई है कमीशन की उसके बारे में बात करते हैं। रिकमेंडेशन में ये कहा गया कि 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जहां के लिए इलेक्शंस होंगे। जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वहां पर, लद्दाख तो बाहर हो गया, वो एक इंडिपेंडेंट यूटी हो गया, वहां पर असेंबली है नहीं। जिसमें से 43 जो असेंबली सीट्स होंगी वो जम्मू रीजन के लिए होंगी और 47 होंगी कश्मीर रीजन के लिए। कश्मीर रीजन के लिए पहले भी ज़्यादा सीट्स थी और अभी भी ज़्यादा सीट्स हैं, हालांकि गैप कम कर दिया गया है। पहले जम्मू रीजन के लिए 37 सीट्स हुआ करती थी और कश्मीर रीजन के लिए 43 सीट्स हुआ करती थी। तो पहले ये जो गैप था वो 6 सीट्स का था और अभी वर्तमान में ये जो गैप है ये 4 सीट्स का है, यानी कि 43 और 47 का। तो कुछ खास फर्क नहीं किया गया है, 2 सीट्स का अंतर अब रखा गया है। पहले लद्दाख के लिए 4 और पीओके के लिए 24 सीट्स बनाई गई हैं। पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, हमारे पास तो अभी वो है नहीं। जो 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हें एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व किया जाएगा, जिनमें से 6 जम्मू रीजन में होंगी और 3 कश्मीर रीजन में, वैली रीजन में। 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उस पूरे रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर के। और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमें 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलिमिटेशन और जो अभी की रिकमेंडेशन है। देखिए, इस संबंध में 2012 में प्रश्न आया था। पहला स्टेटमेंट तो यही था कि डिलिमिटेशन जो कमीशन का ऑर्डर है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है लोकसभा या स्टेट असेंबली के लिए वो आने के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। सो दैट्स ट्रू, दोनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ भवन कोर्स के बारे में।
ये जो कोर्स है ये 2030 का आपका कंप्लीट कोर्स है। कोर्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है वीडियो लेक्चर, इसके अलावा टेस्ट सीरीज और फर्दर स्टडी मटेरियल। तो तीनों ही आपके इस कोर्स का पार्ट होता है, जिसकी मदद से आप अपना पूरा जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट करिए ओनली आईएएस के कॉन्टैक्ट नंबर पे, या फिर आप हमें जीमेल या मेल भी कर सकते हैं। तो ये तो सारी जानकारी हो गई आपका जो कोर्स है प्रारंभ 1 2030 का, उसके बारे में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसने अभी हाल ही में कहा कि वो इंडिया के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो हमसे गेहूं खरीदेंगे, क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर रसो यूक्रेनियन वॉर की वजह से फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखी जा रही है। WFP की बात करेंगे। 1961 में इस संस्था को बनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस का फूड असिस्टेंस ब्रांच है और दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, जो फूड सिक्योरिटी की दिशा में काम करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये हंगर को और माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहा है। ये मेंबर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का और इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी पार्ट होता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फूड एड देता है, ना केवल फूड की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, बल्कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, चाइल्ड मोर्टेलिटीज, मैटरनल हेल्थ डिसीज को कॉम्बैट करना, HIV और एड्स को कॉम्बैट करना, इनके लिए भी ये लगातार काम करते हैं। ये देखिए 2 और रोम बेस्ड UN एजेंसीज के साथ मिलकर काम करता है। पहला है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो मदद करता है देशों को कि वो ऐसे लेजिस्लेशंस बनाए जहां पर एग्रीकल्चर बेहतर हो और फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो। दूसरा IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये पूरा जो गरीब रूरल एरियाज हैं उनमें फाइनेंस करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को जिससे फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। पैसा कहाँ से मिलता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को? पैसा तो देखिए वॉलंटरी डोनेशन से ही आता है। ज़्यादातर ये डोनेशंस सरकारें देती हैं, हालांकि कुछ प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल्स भी फिलैंथ्रोपिक ग्रांट से दिया करते हैं, तो वो भी इनकी आय का एक स्रोत होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में है। सिंथिया रोजेनजेविक ये नासा की क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबा समय बिताया है अपने पूरे करियर का इस बात पर कि जो क्लाइमेट चेंज हम फेस कर रहे हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर में ऐसे क्या बदलाव किए जाएँ कि फूड प्रोडक्शन बेहतर हो जाए और हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें जो फूड क्राइसिस की है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑनर है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट में फूड की अवेलेबिलिटी, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी को बढ़ाने को लेकर कुछ भी बहुत ही इनोवेटिव या नया किया हो। जब हम बात करते हैं फूड प्राइस की तो कई सारे एरियाज कवर होते हैं जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड सप्लाई से रिलेटेड हो, जैसे कि प्लांट, एनिमल, सॉइल साइंस, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिएंट, रूरल डेवलपमेंट, कुछ भी ऐसा जिससे हम फूड क्राइसिस से लड़ सकते हो। तो वर्ल्ड फूड प्राइस उस फील्ड में दिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ये मिल सकता है। उनका रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या फिर पॉलिटिकल बिलीफ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। $2,50,000 दिए जाते हैं। इसके अलावा मिलता है एक स्कल्पचर जिसे डिजाइन किया जाता है सॉल बास के द्वारा, जो कि नोटेड आर्टिस्ट एंड डिजाइनर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रेस लैंडर लॉरेंस के बारे में है, जो साइंटिस्ट हैं सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी के एंड नेशनल हिस्ट्री यानी कि सेकॉन के, ये कोयम्बटूर में है। उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया ग्रेस लैंडर लॉरेंस के ऊपर, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर, जो तमिलनाडु का डिंडीगुल फॉरेस्ट डिवीजन है वहां पर। बात करते हैं ग्रेस स्लेंडर लॉरिस के बारे में। ये लॉरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, एक प्राइमेट की प्रजाति है। प्राइमेट में तो समझते हैं ना, बंदरों की प्रजाति है। झुका हुआ, लैंकी, पतला सा अपीयरेंस होता है इस जीव का। पतले पतले हाथ पैर होते हैं। कान जो होते हैं वो बड़े होते हैं तुलनात्मक रूप से शरीर के हिसाब से, और जो थूथन होता है, स्नाउट, वो पॉइंटेड होता है। आंखें ऐसी होती हैं जैसे ये UPSC की तैयारी करता हो और 18-18 घंटे पढ़ता हो, ऐसी इसकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं। आप देख ही पा रहे होगे इमेज में। जो ग्रेस स्लेंडर लॉरिस है ये नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में चलता है, बुशेस में, झाड़ियों में जाता है, खाना ढूंढता है और कभी कभार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भी जंप करता रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट या स्वैम्प्स में रहना पसंद करता है। ये तमिलनाडु का जो डिंडीगुल वाला एरिया है, ड्राई या ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहां पर ज्यादा खुशी से रहता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन रीजन्स में भी मिल जाएगा, इंक्लूडिंग श्रीलंका। IUCN की रेड लिस्ट में है नियर थ्रेटेंड साइट्स के अपेंडिक्स 2 में और WPA 1972 के शेड्यूल 1 में। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल हिस्ट्री सेकॉन के बारे में बात करते हैं। 1990 में इसे तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया ताकि हम रिसर्च कर सकें, जो भारत में नेचुरल हिस्ट्री है उसके संबंध में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन वगैरह कलेक्ट कर सकें। डॉक्टर सलीम अली बहुत ही फेमस और बर्ड साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है इस फील्ड में नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, तो उन्हीं के नाम पर इसका ये नाम रखा गया है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के बारे में है। 1500 का इंसेंटिव देने का ऐलान किया है पंजाब की सरकार ने अगर कोई किसान DSR फॉलो करता है, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अगर आप गांव से संबंध रखते हैं और आपने कभी भी धान की खेती देखी हो तो आपने देखा होगा
कि पहले सैपलिंग्स लगाए जाते हैं, मतलब धान को एक छोटे से एरिया में बिखेर के उसके पौधे तैयार किए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसे बेहन डालना कहा जाता है। जब ये छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तो इनको उखाड़ के इनके गट्ठर बनाए जाते हैं और फिर एक पूरे खेत को तैयार करके उसमें पानी डुबो दिया जाता है और फिर लगते हैं कई सारे मजदूर जो इस प्लांट के एक एक हिस्से को बिल्कुल लाइन से जमीन में धंसाना या फिर गाड़ना शुरू कर देते हैं या उसे प्लांट करना शुरू कर देते हैं। इसे इस क्रम से लगाया जाता है कि दो प्लांट्स के बीच में जगह बनी रहे। यह मेथोडोलॉजी काफी पॉपुलर है, जहां पर हम राइस सैपलिंग्स को सो करते हैं। अच्छी उपज भी होती है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। नर्सरीज को प्रिपेयर करना पड़ता है और फिर बहुत सारे मजदूर लगते हैं जो इसके बाद 25 से 35 दिन के बाद उसे वापस से खेत में लगाते हैं। अगर हम सीधा खेत में जो तैयार करने के बाद सीड्स हैं बिखेर दें तो उससे फायदा होगा। हमें अच्छी उपज हो सकता है तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम मिले, लेकिन खर्चा बहुत कम हो जाएगा। जो वहां पर वीड्स होते हैं उन्हें किल करने के लिए हम केमिकल हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान के खेतों में पानी डुबोया जाता है। इसका एक फायदा ये होता है कि जो घास खरपतवार होती है वो उस पानी के भीतर सड़ जाती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, तो खेत साफ रहता है, धान की उपज अच्छी होती है। अगर आप पानी का कम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बेसिकली वीड्स होते हैं ज़्यादा उगेंगे, तो हम केमिकल हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करके इन्हें क्योर कर सकते हैं। हम पानी की बचत करेंगे, कम लेबर रिक्वायर्ड होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी और मीथेन का एमिशन भी कम होगा। तो कई सारे फायदे हो जाएंगे अगर इस तरीके से राइस उगाते हैं तो। राइस एक स्टेपल फूड है जो भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पसंद करती है। खरीफ की फसल है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री के सेल्सियस के आसपास का, और ह्यूमिडिटी भी। पानी तो चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश चाहिए होती है। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पर भी इरीगेशन की मदद से धान उगा लिया जाता है। भारत में जो भी कल्टीवेशन होता है उसका 1/4 राइस का कल्टीवेशन होता है। कुछ बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर फसल कम उगाई जाती है लेकिन यील्ड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला। चाइना के बाद इंडिया राइस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया था 2019 में, पिछले 5 सालों में किसने दुनिया में राइस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया? सही जवाब था बी, यानी कि इंडिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में है। अभी हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में यानी कि PMI में ये निकल के आया कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग स्कोर है वो थोड़ा सा बढ़ा है। जहां ये मार्च में 54 था यानी कि 54, वो अप्रैल में 54.7 हो गया है। अगर ये स्कोर 50 के नीचे जाता है तो चिंता की बात होती है, मतलब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है। अगर ये स्कोर 50 के ऊपर है तो ठीक है। ये स्कोर जितना ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब मार्केट उतना ज़्यादा पॉजिटिव है। 50 के ऊपर रहे तो बेहतर है। IHS मार्केट ये दुनिया की 40 इकोनॉमीज को इवेल्युएट करते हैं। ये एक प्रकार का परसेप्शन इंडेक्स है जहां पे हम परसेप्शन नोट करते हैं। परसेप्शन किसका? 400 जो लीडिंग कंपनीज होती हैं उनके जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, CEOs होते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, सर्वे किया जाता है, उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कैसा जनरेट हो रहा है, आपको टेंडर्स कैसे मिल रहे हैं, वेयर हाउस में आपका स्टोरेज कितना है। ऐसे सवाल पूछकर यह पता करने का प्रयास किया जाता है कि उनका जो मार्केट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उनका सामान जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज्यादा बिक रहा है या कम बिक रहा है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूं। जैसे शुरू में हमने कहा कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल इंडिया और फिर हमने कहा कि इसे IHS मार्केट निकालता है, तो IHS मार्केट बेसिकली पार्ट है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल का, S&P ग्लोबल का। सर्वे बेस्ड मेजर है, जैसे बताया कि मैंने 400 जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका परसेप्शन लिया जाता है कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। जो PMI है वो इंफॉर्मेशन देता है वर्तमान में और फ्यूचर में बिजनेस कंडीशन का। जो डिसीजन मेकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग तैयार करते हैं। 0 से 100 के बीच का स्कोर होता है। 50 से ऊपर का मतलब है एक्सपेंशन हो रहा है, 50 से कम का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर पिछले महीने का स्कोर ज़्यादा था, इस महीने का कम आया, मतलब कि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चिंता की बात है। हर महीने कलेक्ट करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही अच्छा सा इंडिकेटर माना जाता है। 2008 में प्रश्न आया था S&P 500 किससे संबंधित है? सही जवाब इसका डी था। अब हम रिवीजन करेंगे। PMI वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कलेक्ट करता है? नहीं। अभी तो हम इस आर्टिकल को बिल्कुल लेटेस्ट में डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज IHS मार्केट, ठीक है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर का पार्ट है। ये गलत हो गया। डिलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, गलत है, प्रेसिडेंट करते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इनके सोर्स फंड का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, वॉलंटरी डोनेशन से पैसा मिलता है, दैट्स ट्रू। ग्रेस लेंडर लॉरिस वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट में, ये भी गलत है। ये मैं बता देता हूँ क्या है। बेसिकली ये नियर थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड जो IUCN की रेड लिस्ट में, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF मिल जाएगी ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप चाहो तो इस QR कोड को स्कैन करके भी चैनल पे जा सकते हो, वहाँ जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF को डाउनलोड करिएगा और रिविजन करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।